हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल आपकी परीक्षा है और परीक्षा से पहले परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखने के लिए आपके सामने प्रीवियस ईयर का यहाँ पेपर हमने लाया है। आपका कल एचएनडी 104 का कल पेपर है। तो पेपर से पहले आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि कैसे परीक्षा में पेपर आता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आज आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो 2023 का पेपर है, उसको हम यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से परीक्षा में पेपर आ रहा है। उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी पूरी करके और फिर परीक्षा में बैठने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एचएनडी 104 का यह पेपर जो 2023 में हुआ था, अगर डेट देखें तो देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है कि 3/6/2023 को ये पेपर हुआ था। इनका है उनका रोल नंबर वहाँ पे देखिए। ऐसे शुरुआत में आपको निर्देश आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, अगर पहले प्रश्न की हम बात करें तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि भाषा शब्द संस्कृत के जो भाष धातु से बना है, इसका भाष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा से ही विकसित होकर के यहाँ तक आई हुई है। तो जो हिंदी भाषा में हम भाषा लिखते हैं, भाषा जो शब्द होता है लैंग्वेज के लिए, वह हमारे जो संस्कृत के एक भाष धातु है, इससे मिल करके, इससे निकल करके बना हुआ है। ठीक है, तो भाष का हिंदी में भाष जो कि भाषा का मूल है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हमारा बोलना। ठीक है, और इसीलिए भाष से भाषा बना है और भाषा का जो सबसे मुख्य भाग होता है, जो सबसे मुख्य काम होता है, वह बोलचाल के द्वारा भाषा विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो भाषा शब्द जो संस्कृत के भाष धातु से बना है, उसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अब अगर अगला प्रश्न हम अपना देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कार्यालय जो भाषा होती है उसकी, कार्यालय हिंदी की या फिर कार्यालय भाषा की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो हमने इसके पहले भी जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में देखे थे, एमसीक्यू में जो देखे थे, उसमें हमने इस प्रश्न को देखा था और इसका सही जो जवाब होगा वह होगा अभिधात्मक। अभिधात्मक अर्थात इसका जो मुख्यार्थ होता है, जो मुख्य अर्थ होता है, वहीं उसी को हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पे लक्षणा और व्यंजना अर्थ को हम वहाँ नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो कार्यालय जो परिभाषिक शब्दावली हैं, उनकी एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि उनकी जो शब्दावली होती है, वह उनकी जो भाषा होती है वह अभिधात्मक होती है। ठीक है, तो जो कार्यालय हिंदी की भाषा होती है वह अभिधात्मक होनी चाहिए। अब अगर अपने अगले प्रश्न पे हम देखें, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र नहीं है। हमारे पास जो 4 विकल्प दिए हुए हैं कि प्रारूप लेखन, संक्षेपण, टिप्पणी लेखन और यात्रा लेखन, इन चारों जो विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा कार्यालय हिंदी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि प्रारूप जो लेखन होता है, प्रारूप लेखन हमारा कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आता है, संक्षेपण भी कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आता है, टिप्पणी भी हमारा कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा यात्रा लेखन है, यह साहित्यिक हिंदी या फिर हिंदी कह सकते हैं, या फिर किसी भी भाषा में अगर साहित्य ट्रैवलिंग लिखा जा रहा है तो हमारा लिटरेचर का भाग होगा। लिटरेचर जो लैंग्वेज है उसका भाग होगा, ना कि कार्यालय ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो यात्रा लेखन होता है वह हमारा साहित्यिक भाषा में होता है। तो चूंकि यहाँ पे हिंदी की बात की गई है, इसलिए जो यहाँ यात्रा लेखन है यह हमारा साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आएगा, ना कि कार्यालय हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रारूप लेखन, संक्षेपण और टिप्पणी हमारा कार्यालय की हिंदी के अंतर्गत आता है, लेकिन यात्रा जो लेखन है वह साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी परिभाषिक शब्द है। जो अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको हिंदी में हम किस शब्द से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस अर्थ से इसका अर्थबोध करवाते हैं, वह हमारा है राजभाषा। जो अंग्रेजी का ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके लिए हिंदी में जो हमारे पास शब्द है वह है राजभाषा। ठीक है, जो अगला हमारा प्रश्न है कि मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग कहाँ नहीं होता है।
ठीक है। तो कार्यालय हिंदी में हमारा, सामान्य हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में और उपयुक्त सभी, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। और यहाँ पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि हम मुहावरे, लोकोक्तियां और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा जो विकल्प ए है अर्थात कार्यालय हिंदी, इसमें हम मुहावरों का, लोकोक्तियों का और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कार्यालय हिंदी में हम अभिधात्मक शब्दावली का, अभिधात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बाकी सामान्य हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में, इन दोनों में हम मुहावरों और लोकोक्तियों का भरपूर और व्यंजनात्मक शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कार्यालय हिंदी में। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है, कार्यालय हिंदी कहाँ प्रयुक्त होता है, इस तरह से यहाँ प्रश्न होना चाहिए था। तो कार्यालय हिंदी अगर हम देखेंगे तो साहित्य में तो हमारा साहित्यिक हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है। पत्र पत्रिकाओं में भी हम बोलचाल वाली भाषा का या बोलचाल वाली हिंदी का प्रयोग खूब करते हैं। बाकी दैनिक कामकाज के, अब यहाँ हमारे पास दुविधा यह है कि यह जो दैनिक कामकाज है, यह कहाँ की दैनिक कामकाज की बात की जा रही है। अगर किसी ऑफिस की बात की जा रही है तब तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, लेकिन अगर दैनिक कामकाज एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो फिर यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वह यह भी नहीं होगा। अर्थात कार्यालय हिंदी जो है उसका किसी ऑफिस में हम प्रयोग तो कर देते हैं। अगर किसी ऑफिस में रोज रोज काम होता है उसी भाषा में, अर्थात जो रोजमर्रा की भाषा है ऑफिस में, अगर उसकी बात की जा रही है तब तो दैनिक कामकाज उस रूप में ठीक है कि वहाँ कार्यालय हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर किसी सामान्य इंसान की, अर्थात अगर कोई सामान्य जो जन है उनकी दैनिक भाषा, दैनिक कामकाज की भाषा की बात की जा रही है तो फिर यहाँ पर भी यह जो हमारा जवाब है दैनिक कामकाज का, यह भी विकल्प में जो दिया गया है यह भी गलत होगा। लेकिन चूंकि यहाँ दुविधा है इसलिए हम इसको भी टिक कर सकते हैं और डी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ दुविधा है। अब वहाँ पे जो पिछला बार इसका आंसर की था वह चूंकि मिल नहीं पाया, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन सा प्रश्न यहाँ पे सही माना गया है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में फिर से अगर यह प्रश्न आता है तो स्वाभाविक है कि इन दोनों में से कोई एक विकल्प आपके पास नहीं रहेगा। अगर दैनिक कामकाज आ जाएगा विकल्प में तो जो हमारा डी है, डी यह नहीं आएगा। अगर यह आ जाता है तो फिर दैनिक कामकाज नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि इससे दुविधा पैदा हो जा रही है और हम अगर इन दोनों में से किसी को भी अगर एक को टिक करते हैं तो दूसरे को आधार बना करके हम इस प्रश्न को, उस जवाब को गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से प्रश्न तो अगर आते हैं तो फिर विकल्प हमारा इन दोनों से भिन्न रहेगा, इन दोनों के अलावा इनमें से कोई एक ही रहेगा। ठीक है। तो बस आप लोग देख लीजिए एक बार कि अगर कार्यालय हिंदी कहाँ प्रयुक्त होता है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो साहित्य में नहीं होगा, पत्र पत्रिकाओं में भी नहीं होता है। अब दैनिक कामकाज अगर किसी ऑफिस, कार्यालय अगर आ जाता है तब तो ठीक है, जवाब सही होगा। लेकिन अगर कार्यालय नहीं आता है तो फिर हम डी को भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो यही है कि अगर हम कार्यालय यहाँ नहीं दे रहे हैं, अगर डी को भी विकल्प सही कर दे रहे हैं तो एक आधार बनता है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दैनिक कामकाज की बात की जा रही है वो किसी ऑफिस की जा रही है। ठीक है। तो इसलिए अगर इस तरह से तो विकल्प इस बार नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लोग सिर्फ प्रश्न को पढ़ लीजिए, इन विकल्पों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्यालय हिंदी की विशेषता है, जो कार्यालय हिंदी की विशेषता है वह किसी भी अगर भाषा में उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाएगी तो उसकी विशेषता भी वही होगी। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को हिंदी पढ़ना है इसलिए बार बार कार्यालय के साथ हिंदी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी दूसरे भाषा में, जैसे कि अगर अंग्रेजी में अंग्रेजी की ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर बात आती है तो उसकी भी जो विशेषताएं हैं वो भी वही विशेषताएं हमारे जो हिंदी कार्यालय हिंदी के भाषा की विशेषताएं होंगी, दोनों समान होंगी। ठीक है।
फर्क सिर्फ इतना है कि भाषाओं में अंतर हो जाएगा, वहाँ पे इंग्लिश की भी बात की जाएगी, यहाँ पे हिंदी की बात की जा रही है। तो किसी भी कार्यालय ऑफिशियल लैंग्वेज की जो विशेषता है वह है तथ्यपरकता, अर्थात उसमें जो तथ्य हैं वह सही है, तथ्यों पर बल दी जाती है, उसमें तथ्यात्मक बात की जाती है। असंदिग्धता, अर्थात उसमें जो भी कुछ रहता है वह संदिग्ध नहीं रहता है, उस पर हमें मतलब कोई दुविधा नहीं रहती है, जो भी बात की गई रहती है वह स्पष्ट और सटीक की गई रहती है। ठीक है। निर्वैयक्तिकता, अर्थात वह किसी पक्ष से प्रभावित नहीं होंगे, जो भी अपनी बात कहेंगे, जो भी बात लिखी जाएगी वह एकदम स्पष्ट और बिना पक्ष रहित, बिना किसी के पक्ष लिए हुए, किसी से प्रभावित हुए ही कही जाएगी। तो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो इन तीनों का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है और यह तीनों वहाँ पे जरूर आएंगे। ठीक है। तो कार्यालय हिंदी की विशेषता जो है वह उपयुक्त हमारे सभी हैं। अब परिभाषित शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परिभाषित शब्दों का जो प्रयोग होता है वो हमारा कार्यालय हिंदी में होता है। साहित्यिक हिंदी में तो हमारा साहित्यिक हिंदी का प्रयोग होता है। बोलचाल की हिंदी में तो हम जो बात करते हैं हमेशा हिंदी का जो प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। ठीक है। बाकी कार्यालय हिंदी में ही परिभाषित शब्दों का प्रयोग होता है। वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। परिभाषा जो है यह हमारी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा है। इन्होंने ही कार्यालय हिंदी की जो परिभाषा दी है वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे ही कार्यालय हिंदी कहते हैं, कार्यालय भाषा कहते हैं। ठीक है। यह भोलानाथ जो कि एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं हिंदी के, इन्होंने इस परिभाषा को दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना 1950 में की थी। अब हो सकता है हमारा जो अगला प्रश्न है वह आएगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। जो हमारा पहला प्रश्न है, जो 10 नंबर का प्रश्न है, वह यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1950 में। ठीक है। बाकी जो हमारा अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, तो जो आयोग है इसकी स्थापना 1960 में होती है। बाकी जो बोर्ड है उसकी स्थापना हमारी 1950 में होती है। ठीक है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है, प्रांतीय भाषा है, राजभाषा है या मातृभाषा है? तो जो संविधान के अनुसार संविधान में जो हिंदी की दर्जा है वह है हमारा राजभाषा के रूप में। संविधान में यह कहा गया है 343 से 351 के बीच अनुच्छेद जो 343 से 351 में संविधान में के अंतर्गत जो यह हमारे अनुच्छेद है इसमें राजभाषा और हिंदी की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो राजभाषा हमारी हिंदी होगी। ठीक है। और इसके सहायक के रूप में अंग्रेजी 15 वर्ष तक कार्य करेगी। लेकिन 1965 में हिंदी अभी पूरे भारत में लोकप्रिय नहीं हुई थी, इसकी स्वीकृति नहीं हुई थी, इसलिए आज तक हिंदी के साथ अंग्रेजी सहायक रूप में राजभाषा के रूप में है। ठीक है। तो संविधान के अनुसार हिंदी की जो स्थिति है वह राजभाषा की है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। भारत के जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को एक भाषाओं का प्रावधान है कि इनमें इन भाषाओं को शामिल करके इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इनके विकास करने पे, इनको विकसित करने पे इनको सरकारी सहायता दी जाएगी। इस तरह की कुछ सुविधाएं हैं। तो इसमें जो है वह कुल अभी तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। तो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें आज तक, अब तक यानी 2024 अप्रैल तक 22 भाषाओं का इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो ज्ञान विज्ञान के जो तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली है वह हमारी परिभाषिक शब्दावली। ठीक है। परिभाषिक शब्दावली द्वारा हम ज्ञान विज्ञान के लिए परिभाषिक शब्दावलियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए। तो हम अगर छात्रों के सामने परिभाषिक शब्दावलियों को रख दें तो उन्हें समझने में शुरुआतों में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए हम छात्रों के लिए पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि छात्रों के लिए परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है। जनसाधारण तो वैसे ही कम शब्द को उच्चारण करके बहुत सारा बात कहना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो फिर कैसे हम अपने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भावों को व्यक्त कर पाएंगे। इसलिए जनसाधारण के लिए भी परिभाषिक शब्दावलियों का महत्व नहीं है, उनका यहाँ प्रयोग नहीं होता है। बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए, अगर बहुसंख्यक व्यक्ति परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करने लगेंगे तो फिर सामान्य किसी भाषा से परिभाषिक जो शब्दावली है, परिभाषिक भाषा है, उनमें कुछ खास अंतर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जो सामान्य शब्द हैं, सामान्य शब्दावली हैं, उनमें और परिभाषिक शब्दावलियों में यही अंतर है कि जो सामान्य शब्द हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, उनको बहुसंख्यक जनता प्रयोग करती है। बाकी जो परिभाषिक शब्दावली हैं उनको जो एक वर्ग होता है, खास वर्ग होता है, वहीं तक ज़्यादातर सीमित रहती हैं वह शब्दावलियाँ। ठीक है, तो परिभाषिक शब्दावली जो है वह ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, इनके लिए सबसे उपयुक्त है और यही लोग उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो हम जैसे जानते हैं कि फिलहाल भारत में जो भी विदेशी भाषाओं से अनुवादित किए गए जो शब्द होते हैं वे सबसे ज़्यादा हमारे इंग्लिश के रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो शब्द है यह भी हमारे अंग्रेजी के ही रूपांतरण, अंग्रेजी से ही अनुवाद किए गए हैं। ठीक है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है, उनके संबंधों, उनके बीच संबंध कैसे रहते हैं? तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में कुशलता। हमने अपने पिछले वीडियो में जो MCQ कराए थे उसमें भी हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था, उसमें भी यह प्रश्न आया था, तो हमने वहाँ भी इसको बढ़िया से बताया था कि कैसे इन दोनों के संबंध इस प्रकार से होने चाहिए, कुशलता रूप में। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो वह भाषा वैज्ञानिक करता है। भाषा वैज्ञानिक ही या तो स्वीकृत करवाता है किसी शब्द को परिभाषिक शब्दावली के रूप में, या फिर अनुमोदन, अर्थात वह अपना विचार प्रकट करता है और कहता है कि इस शब्द को परिभाषिक शब्दावली में शामिल कर लिया जाए, इसको मान्यता दे दी जाए। ठीक है, एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द है। एडिटर जो शब्द है अंग्रेजी का, इसका हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो इसके लिए हिंदी में हमारे पास संपादक शब्द है। एडिटर का जो हिंदी रूपांतरण है, जो एडिटर शब्द का हिंदी के लिए प्रयोग होता है शब्द, वह है संपादक। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जो अनुच्छेद 343 है, इसमें कहा गया है कि हम भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा जो संख्या है, जो संख्या को जो नंबर है वह अंतर्राष्ट्रीय रोमन का अंतर्राष्ट्रीय रूप, अर्थात 1 2 3 4 इस रूप में इसको मान्यता दी गई है संविधान में। जो अनुच्छेद 343 से में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, तथा जो संख्या है, जो नंबर है, वह हमारा 1 2 3 इस रूप में, जो रोमन लिपि का राष्ट्रीय रूप है, इसको मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या एक पावर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत मशीन है, या मानव मशीन? तो हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? किसी भी इंसान या फिर किसी भी जानवर की जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह दिमाग है। दिमाग ही ऐसा अंग है जो कि इंसान को इस पृथ्वी का राजा बनाता है, और बाकी जानवरों पे, बाकी पृथ्वी के जो भी संसाधन है उस पर मनुष्यों द्वारा अधिकार कर लिया गया है, वह दिमाग ही है। ठीक है, तो दिमाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? वह कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जिसे कि हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? तो वह है CPU। CPU
जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, और जो जो भी काम कंप्यूटर में होता है प्रोसेसिंग का, वह सीपीयू में ही होता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर में जो भी गणनाएं होती हैं वह सब सीपीयू द्वारा संपादित होती हैं, अतः जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वह सीपीयू कहलाता है। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है, जो सर्वप्रथम आया था प्रयोग में, वह उसका क्या नाम है? तो वह है हमारा अबैकस, जो कि माना जाता है कि चीन द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, और इसका प्रयोग चीन, इराक, यूरोप सहित लगभग उस समय के देशों में हुआ करता था। ठीक है, और यह लगभग 2000 से 3000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारे पास गणना यंत्र आता है वह आता है अबैकस, जिसका आविष्कार कहा जाता है कि चीन में हुआ था, और इसका जो समय काल है इसके आने का वह है 2000 से 3000 वर्ष पूर्व का। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का प्रथम गणना मशीन का निर्माण किया था। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो वह है ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, और इसीलिए इस कंप्यूटर का नाम पास्कल कैलकुलेटिंग डिवाइस रखा गया था। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का सर्वप्रथम इस मशीन का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पे इस गणना यंत्र का नाम भी पास्कल कैलकुलेटिंग डिवाइस रखा गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग वही होता है कि एक साथ कई वेबसाइट को, कई सॉफ्टवेयरों को चलाया जा सकता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं कि वीडियो, ऑडियो सहित एक साथ कई काम होते हैं। ठीक है, तो यह जो कंप्यूटर की विशेषता या जो काम इस तरह से करना शुरू हुआ, वो हमारे तृतीय पीढ़ी से, थर्ड जनरेशन से, या जो विशेषता है वो हमारे सामने आती है, उसका प्रयोग तीसरे पीढ़ी से होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी से शुरू होता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो यह हमारा है ट्रांजिस्टर का प्रयोग में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यह हमारा तृतीय पीढ़ी। एक मिनट, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है वह हमारा द्वितीय पीढ़ी से सेकेंड जनरेशन से ट्रांजिशन का प्रयोग, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमारे कंप्यूटरों में देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वे चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से दोष थे? तो प्रथम पीढ़ी के जब हम कंप्यूटरों को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनका आकार छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी कमी थी उसमें, उस वक्त की कंप्यूटरों में, वह है उनका बड़ा आकार होना। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है वह हमारा चतुर्थ पीढ़ी के बाद के कंप्यूटरों में शुरू हुआ। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू होता है। इसका जो अधिकांश इस्तेमाल है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है, लेकिन शुरुआत हम कह सकते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी से ही शुरू हो गया था। अगला प्रश्न कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था? पंच कार्ड अर्थात जिसे कि हम आज के भाषा में मेमोरी कार्ड कहते हैं, उसका प्रयोग कब से शुरू किया गया था? तो वह हमारा पहले ही पीढ़ी से ही, जब कंप्यूटर का विकास हुआ था, जब उसका प्रचलन प्रयोग में आना शुरू हो गया था, तभी से पंच कार्ड का प्रयोग हम कंप्यूटरों में डाटा संग्रह के लिए करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर का नाम है उसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम से प्रथम कंप्यूटर हमारे भारत में प्रयोग हुआ, बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर की बात हम आगे करते हैं, प्रश्न भी है। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे
कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो वह है परम। ठीक है, परम नाम से पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बनता है। बाकी अगर सामान्य कंप्यूटर की बात करते हैं कि सामान्य कंप्यूटर के रूप में भारत में पहला कंप्यूटर जो बनता है उसका नाम क्या है, तो वह उसका नाम सिद्धार्थ रहता है। बाकी जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वह है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से अब तक शक्तिशाली कोई कंप्यूटर नहीं बना है। अब तक जो कंप्यूटरों का इतिहास है तो उसमें सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वह हमारा सुपर कंप्यूटर ही है। रैम का पूर्ण नाम क्या है? रैम का जो पूरा नाम है वह है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आखिर होता क्या है? तो रैम वह है क्योंकि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, यह एक अस्थाई मेमोरी है, अर्थात यह हमेशा इसमें जो डाटा रहता है वो हमेशा नहीं रहता है। जब इसका प्रयोग बंद कर देते हैं फ़ोन का या कंप्यूटर का, उस वक्त इसमें का डाटा जो होता है वह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात जो आईसी है इसका विकास किन के द्वारा किया गया था? तो आईसी का जो विकास है वह हमारा रॉबर्ट नायक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट नायक द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी का विकास किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ था। तो इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड जो हैं इनका विकास कब होता है? तो हमारा कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में हमारा इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि इनका जो इन तीनों का अगर हम समय देखेंगे तो वह लगभग हमारा 1990 से 2000 के बीच का यह बात है। ठीक है, तो उस समय हमारे कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी चल रही थी, इसलिए इनका जो विकास है वो हमारा तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है कंप्यूटर के। अगला प्रश्न अगर देखें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वह 15 अगस्त 1995 से शुरू होती है। सबसे पहले इसे बीएसएनएल नहीं बल्कि बीएसएनएल द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा की सबसे पहले जो सुविधा प्रदान की गई थी वह बीएसएनएल अर्थात विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ओहो सर्विस नेटवर्क लिमिटेड। तो सबसे पहले बीएसएनएल ने इस सुविधा को प्रदान किया था। बाकी बाद में चल करके बीएसएनएल की स्थापना की जाती है, बीएसएनएल को लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद से यह भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले जब 15 अगस्त 1995 को भारत में इसको लॉन्च किया गया था तो उस समय एकमात्र जो कंपनी थी भारत में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाली वह बीएसएनएल थी, बीएसएनएल। ठीक है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। जो हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों में से सर्च इंजन क्या है, क्या नहीं है, कौन नहीं है? तो सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन वह है जिस पे कि हम कुछ सर्च कर सकते हैं, उस पर टाइप करके अपने जो प्रश्न हैं उनका जवाब ढूंढ सकते हैं, वही हमारे सर्च इंजन है। तो हम गूगल पे जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट के दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हमारा गूगल है। ठीक है, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है। आप गूगल पे जब भी कुछ सर्च करना होता है जाते हैं, टाइप करते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। वैसे ही गूगल से पहले हमारे पास विंग, जो कि इनका प्रयोग फ़िलहाल बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी विंग भी हमारा एक सर्च इंजन है। याहू, जो कि गूगल से पहले जिसकी इंटरनेट की दुनिया में धाक थी वह हमारा याहू था। ठीक है, याहू ये भी एक सर्च इंजन था, लेकिन समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं कर पाया, समय के साथ अपने को सामंजस्य नहीं बैठा पाया, जिससे कि इंटरनेट की दुनिया में यह पिछड़ता चला गया है और सर्च इंजन के मामले में और गूगल इस समय बादशाह बना हुआ है। ठीक है, तो यह तीनों जो हैं यह तो हमारे सर्च इंजन है, लेकिन जो जीमेल है वो आप जानते हैं कि यह सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक यह माध्यम है जहाँ जिससे कि हम अपने संदेश को कहीं दूर तक भेजते हैं। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न जीमेल से ही, ईमेल से ही।
ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का जो पूरा नाम है, क्या वह इंग्लिश मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या एक्सपोनेंशियल मेल है? ठीक है, तो जो ईमेल का पूरा नाम है वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो ईमेल का पूरा नाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है। स्पैम क्या है? आप अपने फ़ोन में देखते होंगे ईमेल पे, जीमेल पे कि बहुत सारे मैसेज ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें कि का आपके जीवन में कोई खास महत्व नहीं रहता है, आप उसको ये अनुमति नहीं देते हैं कि आप हमारे पास मैसेज करिए, फिर भी वे मैसेज आते रहते हैं। तो वे इस एक प्रकार के स्पैम होते हैं। तो उन्हें कहते क्या है? वे अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं, अर्थात जो आपकी अनुमति के बगैर, अर्थात आपकी ना चाहते हुए भी वे ईमेल आ जाते हैं, जो वही हमारे स्पैम कहलाते हैं और इन्हें हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड मेल। ठीक है, तो स्पैम वही होते हैं जिन्हें कि हम हमारे बगैर चाहत के आ जाते हैं। www से शुरू होने वाला जो पता है वह किससे संबंध रखता है? तो आप इंटरनेट की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 3 शब्द हैं वे हमारे यही हैं, www। या किसी के पहले अगर लग जाते हैं तो वह उसके बाद जो होता है वह किसे डिनोट करता है, वह क्या रहता है? क्या वह मॉडेम है, इंटरनेट है, या वेबसाइट या टेलीफोन से? तो जो www है वह हमारा वेबसाइट से अगर किसी के पहले आ जाता है तो हम समझेंगे कि उसके बाद का जो है वह हमारा वेबसाइट है। तो www से जो शुरू होने वाला पता है उसका संबंध वेबसाइट से होता है, वह वेबसाइट को ही वेबसाइट को दर्शाता है। ठीक है, तो यह हमारे रहे पिछले वर्ष के HND 104 के जो पिछली बार पेपर हुआ था हिंदी का, वह यह हमारा पेपर रहा। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि बढ़िया से देख लिए होंगे और कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में एक आप अनुमान लगा सकते हैं, और इसी के हिसाब से आप तैयारी करके, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं, और इन दोनों को और इसका बढ़िया से आप तैयारी करके इसके हिसाब से अनुमान लगा करके आप परीक्षा में जाइए और बढ़िया से परीक्षा दे करके आइए। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद।